हमारा जो टॉपिक है वो है पर्पसेस ऑफ सैम्पलिंग। इसमें हाँ ये रिसर्च का एक मेजर टॉपिक है। जो जब हम रिसर्च करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम सैंपल्स कलेक्ट करते हैं ताकि हमारा जो रिसर्च का जो क्षेत्र है वो आसान हो जाए। मतलब अगर जैसे हमें मान लो कोई रिसर्च करनी है तो हम सबसे पहले रिसर्च करने के लिए क्या करेंगे, सैंपल कलेक्ट करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे पर्पसेस ऑफ सैम्पलिंग कि सैम्पलिंग के पर्पस क्या होते हैं, उसका क्या मीनिंग होता है, क्या डेफिनेशन होती है, क्या फीचर्स होते हैं, क्या पर्पसेस होते हैं, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, वो सारी चीजें। अब देखो, अब पहला हमारा जो टॉपिक है, जो हमारी पहली हेडिंग है वो है डेफिनेशन ऑफ सैम्पलिंग कि सैम्पलिंग की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, तो सैम्पलिंग इज द स्टैटिस्टिकल प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग अ सबसेट ऑफ इंडिविजुअल्स और ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम अ लार्जर पॉपुलेशन टू मेक इन्फरेंसेस अबाउट द एंटायर पॉपुलेशन। कि सैम्पलिंग एक स्टैटिस्टिकल प्रोसेस होती है, मतलब स्टैटिस्टिक्स में यूज किया जाता है सैम्पलिंग को। एक प्रोसेस होती है सिलेक्टिंग अ सबसेट ऑफ इंडिविजुअल्स, मतलब एक पॉपुलेशन है वो बहुत सारी, जैसे मान लो 200 बच्चे हैं, अब उसमें से हम सैंपल निकालेंगे। मान लो 10 बच्चों का सैंपल निकाला हमने, 200 नंबर की पॉपुलेशन में से हमने 10 सिलेक्ट किए, तो वो 10 क्या है, वो 10 हमारा सैम्पलिंग है। तो सैम्पलिंग इज द स्टैटिस्टिकल प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग अ सबसेट ऑफ इंडिविजुअल्स और ऑब्जर्वेशन फ्रॉम अ लार्जर पॉपुलेशन टू मेक इन्फरेंसेस अबाउट द एंटायर पॉपुलेशन, ताकि हम इन्फरेंस निकाल पाए उस एंटायर पॉपुलेशन का। ठीक है, ताकि हम उस रिसर्च में एक सैंपल को इंक्लूड कर पाए। इट्स प्रैक्टिकल अप्रोच यूज्ड व्हेन इट इज इम्पॉसिबल और इम्प्रैक्टिकल टू कलेक्ट डेटा फ्रॉम एवरी मेंबर और ग्रुप। बिकॉज हम क्या होता है कि 200 बच्चों की जो पॉपुलेशन होती है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा मेजर टास्क हो जाता है, बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। हम नहीं कर सकते 200 बच्चों का डेटा कलेक्ट। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पॉपुलेशन में से सैंपल सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब सैंपल सिलेक्शन के भी बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं जो अभी हम इसी पीपीटी में आगे देखेंगे। हमारे पास पॉपुलेशन जैसे मैंने बताया 200 बच्चों की है, 200 बच्चों में से जो 10 बच्चे मिले वो हमारे सैंपल है। ठीक है, उसके बाद क्या है, क्योंकि ये तो हमें पता है कि बहुत इम्प्रैक्टिकल हो जाएगा, 200, 2000, फिर 2 लाख, फिर 2 करोड़, इसलिए सैंपल लिया जाता है। सैंपल सिलेक्ट करने के भी बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं। द गोल इज टू चूज अ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। अब हमारा गोल क्या है, ताकि हम चूज कर पाए एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल हमारी रिप्रेजेंटेटिव पॉपुलेशन के लिए, जो क्या करेगी, एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट करेगी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। जो क्या करेगी, पॉपुलेशन को रिफ्लेक्ट करेगी, उनके इंटरेस्ट को रिफ्लेक्ट करेगी। ये तो हो गई हमारी डेफिनेशन ऑफ सैम्पलिंग। उसके बाद हमारे पास छोटा सा ये है कि भाई सैम्पलिंग इज नेसेसरी। ये हम शॉर्ट में समझ रहे हैं कि सैम्पलिंग क्या होता है, उसकी नीड क्या होती है, उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सारी चीजें। भाई सैम्पलिंग इज नेसेसरी कि सैम्पलिंग नेसेसरी क्यों होती है, वाई सैम्पलिंग इज नेसेसरी। तो फिजिबिलिटी एंड कॉस्ट। सबसे पहला रीजन तो हमें ये पता है कि वो बहुत ही इजी कर देता है हमारी रिसर्च प्रोसेस को। जो हमारे पास बड़ा सा डेटा सेट है उसको वो शॉर्ट और कंसाइज कर देता है। वाई सैम्पलिंग इज नेसेसरी, feasibility and cost. Studying an entire population is often impossible due to constraints of time, money, resources. Sampling makes research practical by focusing on a manageable subgroup. वो क्या करेगा, हमारी रिसर्च को प्रैक्टिकल बना देगा, फोकस करेगा किस पर, मैनेजेबल सब ग्रुप पे। ग्रुप पे फोकस नहीं रहेगा, फिर सब ग्रुप पे फोकस हो जाएगा। एफिशिएंसी आ जाएगी क्योंकि हमारा टास्क कैसा हो गया, एफिशिएंट हो गया, टास्क कैसा हो गया, मैनेजेबल हो गया, वो गोल्स में डिवाइड हो गया। Collecting and analyzing data from a smaller sample is significantly faster than conducting a census of an entire population. हम जानते हैं कि efficiency और ease आ जाएगी हमारे काम में। हाँ, जैसा कि हम जानते हैं कि हम पूरे एनालाइज करते हैं, कलेक्ट करते हैं डेटा किस चीज़ का, एक स्मॉलर सैंपल का, यदि तो हमारा वो काम आसान हो जाएगा, बजाय कि वो 2000 या 200 बच्चों का पॉपुलेशन का डेटा को कलेक्ट करना, एक छोटे लेवल पे काम करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो मतलब फिजिबिलिटी एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस की बात यहाँ पे हो गई, एफिशिएंसी आ गई, इन्फरेंसेस एंड जनरलाइजेशन। अ वेल चोजन सैंपल अलाउज रिसर्चर टू ड्रॉ कंक्लूजन। अगर एक वेल चोजन सैंपल होगा तो वो क्या करेगा, रिसर्चर्स को अलाउ करेगा ताकि वो कंक्लूजन ड्रॉ कर सके उसमें से। स्टैटिस्टिकल इन्फरेंसेस आसानी से निकाल सके अबाउट द लार्जर पॉपुलेशन एज लॉन्ग एज द सैंपल इज ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि वो जो सैंपल होगा वो हमारी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो इन्फरेंसेस और जनरलाइजेशन निकालना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि इन्फरेंसेस और जनरलाइजेशन निकालने के लिए ही सैंपल को लिया जाता है। जो छोटे लेवल पे काम करता है वो बड़े लेवल पे उतना एफिशिएंटली काम नहीं करता। फिर आते की टर्मिनोलॉजीज इन सैम्पलिंग की, क्या ऐसी टर्मिनोलॉजीज हैं जो हमें पता होनी चाहिए व्हेन वी आर कलेक्टिंग डेटा
or when we are making a sample. ठीक है. What are the key terms in sample? तो population, sample and sampling frame. Population is the entire group that a researcher is interested in studying. For example, the government has to collect the data for KVS and Navodaya. So this is the entire population. KVS and NVS is the entire population. And what will be the sample? Only 2 KVs are selected for conducting the research or survey. That is our sample. The smaller representative subset of the population that is actually studied. हमें क्या पढ़ना है, हमें किस चीज़ के बारे में डेटा को कलेक्ट करना है, हमें किस चीज़ के बारे में अपनी स्टडी को आगे बढ़ाना है, क्या स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर्स इंक्लूड करने. That is sample. The smaller representative subset, not set. This is subset of the population that is actually studied. जो पढ़ाई जानी है, जो समझाई जानी है, जिसके बारे में सैंपल कलेक्ट किया जा रहा है. That is population sample. And sampling frame. Sampling frame means a complete list of individuals from which the sample will be drawn. Sampling frame means it is a framework. It is the list of individuals, or we can say the list of schools, or we can say the list of teachers, students, or about whom we have to collect our data, from which the sample will be drawn. This is known as sampling frame. What we will do before creating sample. So first of all, we have to select a sampling frame. Frame can be described as an outline. For example, as we have taken the example of KVS and Navodaya. So what we will do, we will select this list of schools, and then we will search for the specific school data. Then comes our major topic, that is the most important one, is types of sampling. Because whenever we do research, the major task in front of the researcher is to prepare a sample, and then we come on the topic, that is the types of sampling. Okay. So what is sampling? We have an understanding of now. So now we have an understanding of what is sampling. Now we are moving towards types of sampling. Research sampling methods fall into 2 main categories. जो research sampling method होते हैं वो 2 main categories में आते हैं. That is probability sampling, that every member of the population has an equal chance of being selected for the sample, and non-probability sampling, where selection is based on a non-random factor. Common probability methods include simple random, stratified, systematic cluster sampling. Non-probability methods include convenience, snowball, quota, and purposive sampling. This is the most easiest part of the research process when we have to select the procedure or the method to find out the sample which is required for conducting the research. Now, research sampling methods fall into 2 main categories, that is probability sampling and non-probability sampling. Where in the probability sampling, where every member of the population has an equal chance of being selected for the sample, and non-probability sampling, where selection is based on non-random factors. The common probability methods are the simple random